ये जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कहीं किसी तरीके से? क्योंकि आप जिस तरीके से, आपको आगे विधानसभा भी देखना है, जिस तरीके की तल्खी आप लोगों के बीच में, बीजेपी और आपके बीच में, उनकी तरफ से भी अब इसी प्रकार के बयान आने लगे हैं और आपकी तरफ से भी इस प्रकार के बयान आने लगे हैं। ये कहीं आपके आने वाले वक्त में अगर विधानसभा में किसी प्रकार की संभावना हो सकती है, उन संभावनाओं को भी समाप्त कर देंगे? आपको ऐसा नहीं लगता कि संभल के बोलना चाहिए आपके नेताओं को? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल जब आपके चैनल पे मैं पिछली बार आया था, उस दिन भी बड़ी साफ साफ शब्दों में से कह गई थी कि हम 10 की 10 लोकसभा सीट और 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आज हमारा कार्यकर्ता कभी डैमेज होता है तो गठबंधन की वजह से डैमेज होता है। वो कार्यकर्ता चाहता नहीं किसी और पार्टी को वोट देने के लिए, क्योंकि उसने मेहनत करी है तो ऐनक चश्मा के चुनाव चिन्ह पर मेहनत करी है, चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर मेहनत करी है। वो किसी और पार्टी की विचारधारा से जुड़ नहीं सकता। हमें निरंतर आप देखेंगे तो 2005 का हमने लोकसभा चुनाव लड़ा, 2009 का चुनाव लड़ा, निरंतर हमें उस चीज का नुकसान भुगतना पड़ा। इस बार हम 10 की 10 लोकसभा सीट पर लड़ रहे हैं और आप हरियाणा के किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर देख लीजिए कि इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता में आज उत्साह है और वो इसको आर पार की लड़ाई बनाकर मैदान में उतरकर इस लड़ाई को लड़ने का काम। तो विधानसभा की भी 90 की 90 सीटें लड़ेंगे, ऐसा आप बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बोल रहा हूं। और जिस दिन चौटाला साहब आए, आपको ये और बता देता हूं, विधानसभा के चुनाव की आचार संहिता लगने के 1 हफ्ते के अंदर हमारे 90 कैंडिडेट आपके बीच में होंगे। दुष्यंत, हम कुछ बड़ी साफ और बेबाक टिप्पणियां आपसे चाहेंगे, बड़ी ईमानदारी के साथ। ये बताइए कि क्या वाकई इस बात की गंभीर कोशिश हुई थी कि बीजेपी और इनेलो का गठबंधन हो जाए, और अगर नहीं हो पाया तो क्यों? पेच कहां फंस गया? इस बयान के अलावा कि प्रदेश के बीजेपी के कुछ नेता नहीं चाहते थे कि इनेलो के साथ गठबंधन हो, और कौन सी ऐसी चीजें थी जिन पर पेच फंसा? जहां कोशिश की बात आती है, सरदार प्रकाश सिंह बादल जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनने जरूर कोशिश करी थी, हम उनका धन्यवाद करते हैं। पर इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से किसी प्रकार की कोई कोशिश नहीं करी गई, क्योंकि सरदार प्रकाश सिंह बादल जी एनडीए के संयोजक हैं। उनने कोशिश करी थी कि वो अपनी बात रखे और एनडीए को मजबूत करने का काम करे। मगर कुछ लोग थे जो ये चाहते नहीं थे कि एनडीए मजबूत हो। कुछ लोग चाहते थे कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ना बने, और उसका असर आने वाले चुनावों में उनको भुगतना भी पड़े। दुष्यंत, आपकी वजह से पहली बार ऐसा हुआ जब एनडीए के 2 घटक दल आमने सामने आ गए। जब आपका पर्चा भरा जा रहा था और सुखबीर बादल साहब आपके समर्थन में मौजूद थे, तो उन्होंने सार्वजनिक मंच से यह कहा कि यहां हजका के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराएं। ऐसे धर्म संकट में आपने एनडीए को क्यों डाला? देखिए, सुखबीर बादल जी, जब मेरे पिता आज जेल के अंदर हैं, तो मेरे ताया के रूप में मेरे को आशीर्वाद देने यहाँ पहुंचे थे। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और एक ताऊ का फर्ज यही होता है कि अपने भतीजे के लिए वो प्रचार करे। और मैं तो कहता हूं, जब उनने ये बात करी इस बार जमानत जब्त कराएंगे, तो आप लोगों में उत्साह देखते। आज लोग उस चीज की ख्वाहिश रखते हैं कि जो आदमी कांग्रेस के हाथ बिक कर पिछला चुनाव जीता है, इस बारी उस आदमी को जवाब देने का काम भी। तो दुष्यंत, क्या हम ये कह सकते हैं कि भतीजे के मोह में गठबंधन धर्म भूल गए सुखबीर बादल? देखिए, मैं तो इतना बोलना चाहता हूं कि जो हमारे परिवार का मोह था, उसके अंदर जरूर सुखबीर बादल जी हमारे परिवार के साथ जो लगाव है उसको आगे करने के लिए यहाँ आए थे। दुष्यंत, आप युवा हैं, हम जानना चाहेंगे, बहुत ही शुरुआती दौर में आप चुनावी राजनीति का डेब्यू कर रहे हैं हिसार से। बड़ी चीज क्या है? परिवार, पार्टी, विचारधारा, गठबंधन, क्या बड़ा है? आज अच्छा लग सकता है आपको, या लग भी रहा होगा कि उन्होंने आपके समर्थन में यह बात कही, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि उन्होंने गठबंधन को ताक पर रख दिया, जिसकी वजह से दोनों तरफ से कुछ जुबानी हमले भी हुए। क्या चीज आप सही मानते हैं?
जहां जहां गठबंधन की बात आती है, शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। जहां एनडीए की बात आती है तो वो पंजाब के अंदर बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं और हरियाणा के अंदर वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़े हैं। और जहां आप बोलते हो कि सोच कहाँ की आ जाती है, सोच चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा की आ जाती है, जो उनका प्रकाश सिंह बादल जी के साथ जो लगाव था, जो संबंध था, आज उस सोच की बात आती है, वो पारिवारिक संबंध की बात आती है। और पारिवारिक संबंध से बड़ा मुझे नहीं लगता इस देश के अंदर कोई और संबंध होगा। दुष्यंत कुलदीप बिश्नोई की चुनौती को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पिछली बार कुलदीप बिश्नोई जी ने ये जंग जीता था तो सबको पता है कि किस तरीके से सभी पार्टियों ने मिलजुल कर एक होकर उस लड़ाई में उनकी मदद करने का काम किया था। चाहे संपत सिंह जी हो, चाहे सावित्री जिंदल जी हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे घोड़ेला जी हो, चाहे भयानिया जी हो, चाहे सेलवाल जी हो, हर एक के खुद के बूथ से कुलदीप बिश्नोई जी जीत कर आए थे। और अब हरियाणा की हिसार की जनता जानती है कि इस बारी दोबारा कांग्रेस और कांग्रेस की बी टीम मिलकर चुनाव लड़ सकती है और इस बारी जनता तैयार है उनको मजा चखाने के लिए भी और उनको जवाब देने के लिए। तो आपका कहना है कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की बी टीम है, आपका यही आरोप है दुष्यंत? निरंतर बिल्कुल बिल्कुल साफ शब्दों में आरोप है। आप देखेंगे सिरसा के अंदर उनको कैंडिडेट मिला तो रातों रात 2 मिनट पुराना कांग्रेसी उनने टिकट देकर उतारने का काम किया। क्या उनकी पार्टी में एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिसको वो चुनाव लड़ा पाते? जी। अपने भाई को करनाल भेजा तो चुनाव हराने के लिए भेजा और उनका भाई मैदान छोड़कर भाग गया। ये कहीं ना कहीं इनके परिवार की सोच थी कि चंद्र मोहन जी को एकदम बर्बाद करके इस राजनीति से बाहर कर दिया जाए। चंद्र मोहन जी, मैं तो कहता हूँ, बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन थे कि मैदान पहले ही छोड़कर भाग गए। लेकिन दुष्यंत, लोग तो ये कह रहे हैं कि चंद्रमोहन बिश्नोई ने त्याग किया है पार्टी के लिए और पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता की तरह काम किया है। मैं तो इतना बोलना चाहूंगा, अगर वो त्याग की बात करते तो उनके पिताजी का सपना था कि करनाल से किसी ब्राह्मण को टिकट मिले। अगर उनके गठबंधन में इतना जोर ही नहीं था तो उनने वो करनाल की सीट क्यों छोड़ी? और सीट छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी को सीट देकर भी वहां से किसी और कैंडिडेट को उतारने का काम किया। तो कहां से पार्टी के लिए त्याग की बात आती है? ये तो दबाव की बात आती है और परिवार के अंदर जो फूट है उसको दिखाने की बात सामने साबित होती है। दुष्यंत, दबाव में कौन था? क्या हजका बीजेपी के दबाव में थी या चंद्रमोहन बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के दबाव में थे? कौन किसके दबाव में है करनाल की सीट को लेकर? करनाल की सीट का जो दबाव है वो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रखी जाती है और विद इन अ मिनट्स नोटिस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी जाती है। और वो भी एक ट्वीट के ऊपर, जो छोटा सा एक ट्विटर का मैसेज आया उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इतने बड़े बड़े नेताओं की। और उसके बाद ये नेता बेशर्मी के साथ टीवी पर आकर बोलते हैं कि हमने तो कभी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं रखी। आज आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो इनके प्रवक्ताओं की चिट्ठियां हैं कि एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वहां हेल्ड होगी। चलिए, इन सब के अलावा आपसे कुछ लाइट मूवमेंट भी जानना चाहता हूं। क्या रहता है दिन भर का रूटीन? किस प्रकार से लग रहा है? कैसा अनुभव आ रहा है? कितने बजे उठते हैं? रास्ते में क्या खाते हैं? कैसा कैसा अनुभव आ रहा है? थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे हरियाणा के। निरंतर जब मैंने मेरे पिताजी और दादाजी के लिए प्रचार किया तो पूरा दिन बड़ा हेक्टिक होता था, मगर अब खुद का चुनाव है तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। सुबह 7 बजे उठता हूँ, ब्रेकफास्ट करके घर से निकलता हूँ। लगभग 20 से 22 गांव रोजाना ट्रैवल कर कर उन गांव में लोगों की समस्याएं जानते हैं, अपने विचार रखने का जानते हैं। लंच उन लोगों के बीच में किया जाता है, डिनर आकर अपनी फैमिली के साथ दोबारा करने का काम। बहुत बढ़िया। इन सारी यात्रा के बीच में दुष्यंत, बताना, आप एक नौजवान हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं, आप बताना, आपको कौन सी चीज लगती है कि जनता वाकई में कौन सी चीज, ऐसी कौन कौन सी चीज है जिनसे वो त्रस्त है या परेशान है, और आप अगर उनका रिप्रेजेंटेशन करने का आशीर्वाद आपको मिलता है तो सबसे पहले ये 2 या 3 चीजें आप करेंगे जनता के हित के लिए? सबसे पहला अगर मैं पॉइंट रखूंगा तो पिछले दिनों ओलावृष्टि हुई, किसानों की फसल को बहुत नुकसान हुआ।
आज के दिन उनके मुआवजे की बात करने कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा। हम गए अधिकारियों के पास, अधिकारी एक जवाब देते हैं कि आचार संहिता लगी, हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, जो किसान 6 महीने धूप में अपना पसीजा सींच कर फसल उगाता है और परमात्मा की एक देन के बाद वो फसल खराब हो जाती है, तो उस किसान का भला करने के लिए कौन आता है? सरकार उसके मुआवजे के तौर पर 1 और 2 रुपए के चेक देकर उनको मजाक उड़ाने का काम करती है। सबसे बड़ा इशू ये रहेगा, क्योंकि अभी